शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, शिवगढ़, जहां दो भाई नारायण और सुरेश अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों की एक एक सुंदर सी बेटियां थी, लक्ष्मी और अंजू। दोनों बहनें घर के बाहर आंगन में साथ साथ खेलती, स्कूल जाती और साथ ही धमाल मस्ती भी करती। दोनों ही परिवार हंसी खुशी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बड़ा भाई नारायण और उसकी पत्नी पास ही के गांव किसी काम से जा रहे होते हैं। तभी ऑटो रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है। घटना इतनी भयानक होती है कि नारायण और वैष्णवी घटना स्थल पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। किस्मत ऐसा मोड़ लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। नारायण और उनकी पत्नी अब इस दुनिया को छोड़ गए और पीछे रह गई उनकी मासूम बेटी लक्ष्मी। चाचू, क्या अब मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। देखना, मम्मी पापा एक दिन जरूर वापस आएंगे और जब तक वो नहीं आ जाते तुम हमारे साथ रहना, हमारे घर पे, अपनी बहन अंजू के साथ। सुरेश लक्ष्मी को अपने घर ले आता है। अरे बेटा अंजू, देखो तो मेरे साथ कौन आया है। तुम्हारी बहन लक्ष्मी। आज से ये भी हमारे साथ ही रहेगी। लक्ष्मी दीदी, ये अब हम हमेशा साथ साथ खेलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गांव में और भी बहुत से बच्चे हैं, सभी को ही ले आते, सभी को पाल लेंगे। लक्ष्मी को देखकर अंजू तो खुशी से झूम उठती है, परंतु सावित्री मुंह चिढ़ाकर अंदर दूसरे कमरे में चली जाती है। क्या हुआ सावित्री? आखिर तुम्हें लक्ष्मी से इतनी परेशानी क्यों है? वहां से भी तुम मुंह फेर के चली आई। बच्ची से थोड़ी प्यार से बात कर लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? तुम शायद भूल गए हो कि हमारी एक बेटी पहले से है, जिसके लिए हमने कितने सपने देख रखे हैं। ऊपर से तुम एक और को ले आए हो, अब इसका भी सारा खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। इसे यहाँ क्यों ले आए? भेज देते ना इसे इसके मामा के पास, वही पाल लेते इसे। मैं पहले ही कह देती हूँ, इस मनहूस बच्ची के लिए मैं अपनी बेटी के सपनों के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पर आखिर तुम्हें लक्ष्मी से दिक्कत क्या है? भैया भाभी के जाने के बाद उस बेचारी का हमारे सिवा और है ही कौन? भूलो मत कि जब भी हम पर मुसीबत आई, भैया भाभी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानती और ना ही इस बारे में और बहस करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इस मनहूस को रखना है तो रखो, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों से समझौता नहीं करूंगी। सावित्री की बातों में लक्ष्मी के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वह सुरेश पर गुस्सा बरसाकर फिर दूसरे कमरे में चली जाती है। बेटा, मैं जल्दी ही खेत से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम रोना मत और घर पर ही अंजू के साथ खेलना। और हाँ, घर पर ही रहना, अकेले कहीं जाना मत। शाम को मैं वापस आऊंगा तो हम सब बाजार घूमने चलेंगे। ठीक है चाचू, मैं इंतजार करूंगी, पर आप जल्दी वापस आ जाना, मुझे डर लगता है। हाँ मेरी बच्ची, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अगले दिन से लक्ष्मी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सुरेश लक्ष्मी से अपनी बेटी जैसा प्यार तो करता, पर खेती और काम के आगे उसे उतना समय नहीं दे पाता। और वहीं दूसरी तरफ घर पे सावित्री को लक्ष्मी पूठी आंख नहीं भाती थी। वह घर पे अपनी बेटी अंजू से तो लाड़ दुलार करती, परंतु लक्ष्मी के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करती थी। अंजू, चलो नीचे आओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। और लक्ष्मी, तुम भी रसोई से खाना लेकर खा लो। मैं एक ही बात बार बार नहीं कहूंगी। शाम को जब सुरेश खेत से वापस आता है तो सभी को बाजार घुमाने ले जाता है। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। हमारी लक्ष्मी और अंजू के लिए अच्छे रहेंगे। क्या कहती हो, यहीं से खरीदारी कर लेते हैं? नए कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। अंजू के लिए कपड़े मैंने पिछले हफ्ते ही ले लिए थे और लक्ष्मी के लिए नए कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। अंजू के ही पुराने कपड़े दे दूंगी, उनमें से ही कोई पहन लेगी। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बात समझ लो, तुम मानो या ना मानो, लक्ष्मी भी अब हमारी ही बेटी है। भगवान के लिए उसके साथ ये भेदभाव करना बंद कर दो। झगड़े से नाराज होकर सुरेश बिना खरीदारी किए ही घर वापस आ जाता है। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। सुरेश काम पर जाता और इधर घर पे सावित्री लक्ष्मी के साथ भेदभाव और बुरा बर्ताव करती। एक तरफ तो अंजू को हर तरह का सुख मिल रहा था, वह हमेशा खेलती और मस्ती करती रहती।
वहीं दूसरी ओर सावित्री हमेशा लक्ष्मी से घर के काम करवाती, जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। यही सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। काश आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। लक्ष्मी हर अपमान और दुख का घूंट सहकर पी जाती और बदले में एक शब्द शिकायत नहीं करती। समय कब हवा की तरह गुजर गया पता ही नहीं लगा। लक्ष्मी और अंजू अब बड़ी और शादी के लायक हो गई थी। भाभी जी, अंजू तो कहीं बाहर गई हैं और लक्ष्मी घर का काम कर रही हैं। हाँ जी भाभी जी, बिल्कुल सही सुन रही हैं आप। दोनों लड़कियों की शादी तय हो गई है। अंजू की शादी तो शहर के बहुत बड़े घर में तय हुई है। लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, लक्ष्मी के लिए भी वैसा ही घर ढूंढने की कोशिश तो की थी, पर क्या कहूँ भाभी जी, जैसे जिसके भाग। थक हार कर यही पास के गांव में एक लड़का मिला है। गरीब घर है, लेकिन लक्ष्मी के लिए तो ठीक ही रहेगा। सावित्री ने इस बार भी बड़ी चालाकी से अपनी बेटी अंजू के लिए एक अमीर शहरी दामाद ढूंढ लिया था और लक्ष्मी की सगाई एक गरीब घर के लड़के से करवाई, ताकि किसी भी तरीके से वह पारिवारिक जीवन में भी उसकी बेटी से ज्यादा कामयाब ना हो सके। कुछ दिन बीते और आखिरकार शादी वाला दिन भी आ ही गया। घर आंगन में धमाल मस्ती करने वाली अंजू और लक्ष्मी अब शादी के मंगल बंधन में बंधकर हम पिता के घर को पराया करके अपने घर चली जाने वाली थी। दोनों बहनें अपने नए घर में नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। वाह माँ, मान गए तुम्हें। क्या ससुराल ढूंढा है मेरे लिए। यहाँ तो मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। हर काम के लिए नौकर लगे हुए हैं। बस आवाज दो और काम हो जाता है। अंजू शहर के आलीशान घर में बहुत ही खुश थी। घर में टीवी, फ्रिज, नौकर चाकर, हर तरह से आराम की सुविधा थी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी की शादी पास के ही एक गरीब घर में होती है। घर में सास ससुर भी कई साल पहले गुजर चुके थे। पति काम पे चला जाता तो लक्ष्मी दिन भर घर पे अकेली ही रह जाती। काश माँ और पिताजी होते तो मेरी शादी में कितना खुश होते। उनकी कमी मुझे हमेशा रहेगी। अब आज से यही मेरा घर और मेरी दुनिया है। शाम को सूरज जब काम से थका हारा घर आकर चाय पी रहा होता है, तब लक्ष्मी अपने पति से कहती है, सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि मेहनत और काम तो आप दिन भर करते ही हो, लेकिन फिर भी आमदनी उतनी नहीं हो पा रही जितने से हम जीवन सुखी से जी सके। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक भोजनालय खोले। दूसरों के लिए मेहनत और मजदूरी तो कर ही रहे हैं, इससे अच्छा हम खुद का काम शुरू करते हैं, जिससे कुछ अधिक पैसों की आमदनी तो हो ही जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी मजदूरी के काम में कोई भविष्य नजर नहीं आता, पर मैं करूं भी तो क्या। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उनसे भोजनालय खोल सके। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मुझे शादी में जो शगुन के रुपए मिले हैं वो एक भोजनालय खोलने के लिए तो काफी है। हम अभी उन्हीं पैसों से शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी अपने पति सूरज को खुद का भोजनालय खोलने के लिए आखिरकार मना ही लेती है। अगले दिन सुबह से ही लक्ष्मी और सूरज भोजनालय के काम में लग गए थे। सुनो, तुम्हारे कहने पर हमने ये सस्ती सी जगह किराए पर लेकर भोजनालय तो खोल लिया, पर मुझे खाना बनाना उतना अच्छे से नहीं आता है। क्या लोग यहाँ खाना खाने आएंगे? ओहो, आप फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना। मुझे सभी तरह का खाना बनाना अच्छे से आता है। तुम बस ग्राहकों को संभालना, बाकी काम मैं कर लूंगी। और आप बेवजह की चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। सूरज और लक्ष्मी बातें कर ही रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है। अरे बेटा सूरज, यहाँ ये नया भोजनालय क्या तुमने खोला है? हाँ रामू काका, लक्ष्मी और मैंने मिलकर सोचा कि क्यों ना खुद का कोई काम शुरू किया जाए, जिससे भूखे लोगों की सेवा भी हो जाएगी और थोड़ी आमदनी भी बन जाएगी। बहुत अच्छा किया बेटा। जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। वैसे अच्छा किया तूने ये भोजनालय खोल दिया। तेरी काकी उसके मायके गई हुई है। मैं सैर से घर जा ही रहा था कि तेरा भोजनालय दिखाई दे गया।
अब घर जाकर अकेले के लिए तो खाना बनाना ही है। इससे अच्छा मैं यही खा लेता हूँ। क्यों भाई, खाना मिलेगा या नहीं? अरे हाँ हाँ काका, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब चाहो तब मिलेगा। आप बस बैठिए, मैं अभी खाना लगा देता हूँ। सूरज और लक्ष्मी रामू काका को खाना खिलाते हैं। क्यों काका, कैसा लगा खाना? पसंद आया कि नहीं? बेटा सूरज, भाई वाह, आज लिख के ले लो तुम्हारा ये भोजनालय का व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इससे ज्यादा बढ़िया खाना मैंने कभी नहीं खाया। अरे लक्ष्मी के हाथ में तो जादू है, जादू। रामू काका से अपने खाने और व्यवसाय की तारीफ सुन सूरज और लक्ष्मी दोनों ही बड़े खुश हुए। और रामू काका से तारीफ के बाद तो देखते ही देखते भोजनालय पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लक्ष्मी और सूरज सभी से बड़े प्रेम से बात करते और खाना परोसते। दोनों बहनों की शादी हुए साल भर से ज्यादा बीत चुका था। अंजू माता पिता से मिलने गांव आती है। माँ, तुमने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों करवाई? शुरुआत में तो सब ठीक था। अजित पहले तो थोड़ी थोड़ी ही शराब पीते थे, लेकिन अब हद से ज्यादा पीने लगे हैं। और तो और वो कई नशे भी करने लगे हैं। कारोबार सब डूब गया माँ। घर भी बैंक लोन की वजह से जब्त हो गया है। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सारे सपने मिट्टी में मिल गए। रो मत बेटा, तेरे पिताजी और मैं तेरी इस परेशानी का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। और जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं हमारे पास ही रहना। उसी दिन शाम को सुरेश के खेत से आने के बाद अंजू जब दूसरे कमरे में गई होती है, तब सावित्री सुरेश को सारी बात बताती है। परेशानी वाली बात तो है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान हमेशा होता ही है। तुम्हें समझ आए तो एक रास्ता है। लक्ष्मी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। तुम कहो तो उससे इस बारे में बात करूं, शायद उसके पास इसका कोई हल हो। लेकिन लक्ष्मी से मैंने कभी अच्छे से बात नहीं की और ना ही कभी अच्छा व्यवहार किया। क्या वो हमारी बात सुनेगी? तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हमारी लक्ष्मी बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी। लक्ष्मी और उसके पति सूरज ने कड़ी मेहनत करके इस एक साल में बहुत तरक्की की थी। उसने गांव में ही एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। साथ ही शहर में भी नया रेस्टोरेंट खोल लिया था। और तो और गांव के भोजनालय को भी बहुत बड़ा बना लिया था। अगले दिन सावित्री, सुरेश और अंजू तीनों लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं। लक्ष्मी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। कैसी हो लक्ष्मी बिटिया? एकदम बढ़िया हूँ चाचा जी। आप सब कैसे हैं? क्या हुआ, आप सब कुछ परेशान से दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ बिटिया, बात कुछ ऐसी ही है। सुरेश सारी बात लक्ष्मी को और सूरज को बताता है। तो चाचा जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हमारे शहर वाले कैफे में मैनेजर की पोस्ट खाली ही है। हाँ चाचा जी, अगर अंजू जी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं आज ही वहाँ फोन करके बोल देता हूँ। वो चाहे तो कल से ही वहाँ ज्वाइन कर सकती है, और चाहे तो अजीत जी को भी वहीं ज्वाइन करवा सकती है। आखिर ये हमारे घर की ही बात है। सालों तक इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी लक्ष्मी और सूरज का व्यवहार अंजू और अपने लिए देखकर सावित्री का दिल एकदम से पिघल गया। वह अचानक से रो पड़ी। लक्ष्मी बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरे नहीं चाची जी, इसमें माफी वाली कौन सी बात है? आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। लक्ष्मी की ये बात सुनकर सावित्री और सभी भावुक हो जाते हैं। टूटा हुआ परिवार फिर से एक साथ आ गया था और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ दिनों बाद अंजू का पति अजित भी नशा छोड़कर उन सबके साथ रहने आ गया। सभी लोग हंसी खुशी आपस में मिलकर फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे थे।